लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस। एक जो लेसी है वो 2000 मीटर स्क्वायर का ऑफिस स्पेस भाड़े पे लेता है 10 साल के लिए। और भाड़ा कितना है, हर साल के एंड में पे करना है। कितना, 1 लाख रुपए पे करना है। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 6% का डिस्काउंटिंग रेट है। और सर बताओ, तो 5वें साल के आखिर में यानी 6ठे साल के शुरुआत में ये लोग अमेंडमेंट कर देते हैं, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करते थे। मॉडिफिकेशन में 2 चीज़ें करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि भैया 2000 स्क्वायर मीटर का है ऑफिस स्पेस, छोटा है यार, काम बढ़ गया है थोड़ा, 5 साल हो गए, बढ़ाओ। 1500 इसने और ले लिया, ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर और ले लिया। और कहता है कि जो लीज टर्म है उसको घटाओ। अब मैं यहाँ से शिफ्ट होऊंगा, मैं बड़ी कॉलोनी में जाऊँगा, फ्रेंड्स कॉलोनी में अपने दोबारा से ऑफिस बनाऊँगा, काम बढ़ा गया ना मेरा। तो लीज टर्म 10 साल का था, उसको 8 साल कर दो। कहता है 2 साल लीज टर्म मेरा कम करो। तो जो 3500 का ये जो इसका हो गया ऑफिस का, 3500 मीटर स्क्वायर का जो इसका ऑफिस है, इसका टोटल लीज कितना जाएगा, 1.5 लाख रुपया। अभी तक कितना जा रहा था, अभी जा रहा था 2000 मीटर स्क्वायर का 1 लाख रुपया। अब 3500 मीटर स्क्वायर का 8 साल के लिए, 8 साल में क्या, 5 साल तो ऑलरेडी बीचे गए, सिर्फ 3 साल है ना, 3 साल के लिए 1.5 लाख रुपया जाएगा हर साल। और मॉडिफिकेशन की डेट पे जो इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट, वो 7% का है। इसमें ये बकवास कह रहा है कि ये जो 1500 स्क्वायर मीटर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो इसने जोड़ा है वो मार्केट से मेल नहीं खाता है। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं है। मतलब कैसे कह रहा है कि कैसे नहीं है, एक तरीके से यही कह रहा है। अब कह रहा है हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर। तो देखो, पहले तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि केस कौन सा है। तो सबसे पहले तो देखो स्कोप में क्या हो रहा है, स्कोप में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर स्कोप हमारा बढ़ रहा है तो ये केस होना चाहिए, बी केस होना चाहिए। लेकिन लीज टर्म तो घट रही है, लेकिन ऐसा तो कोई केस नहीं है। तो ये केस डी हो गया, मिक्सचर हो गया, है ना, खिचड़ी बन गई, दाल इधर है चावल इधर है। जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, मतलब ये केस बी वाला है पोर्शन, ये मॉडिफिकेशन जो लीज कम हो रहा है ये केस सी वाला मॉडिफिकेशन है। तो इसमें दोनों मॉडिफिकेशन समाहित हैं। देखो यहाँ पे लिखा लीज टर्म में कम हो रहा है, तो ये केस सी वाला मॉडिफिकेशन है। कंसिडरेशन ये बढ़ रहा है, या स्कोप भी तो बढ़ रहा है ना, स्कोप बढ़ रहा है, तो ये केस बी वाला मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करें इसमें, अब जब भी ऐसा समस्या आ जाए कि दोनों का मिक्सचर आ जाए, तो सबसे पहले तो आप केस सी की सिर्फ मॉडिफिकेशन इसको भूल जाओ, इसको अपनी मेमोरी से इरेज कर दो, मानो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। और सिर्फ केस सी मान करके इसकी पूरी ट्रीटमेंट करो। तो चलो सबसे पहले हम केस सी मान करके पूरी की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला हमें क्या पता भाई, ये हमारा काम बढ़ जाएगा, है ना, और हम ऐसा कर देंगे मॉडिफिकेशन। तो जो शुरू में जो तय हुआ था उसी के हिसाब से हम सोचते हैं कि 10 साल तक हमारा चलेगा। तो जो भी हम ये एसेट बुक करते हैं और जो लीज लायबिलिटी बुक करते हैं, ये तो कमेंसमेंट पे लीज की कमेंसमेंट पे को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम ये मान करके चलेंगे कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, सब कुछ सामान्य चलेगा, बोरिंग सा चलेगा। तो ईयर एंड 1 से 10 तक लीज पेमेंट वही 1 साल जो शुरू में तय हुई थी 1 लाख की, और डिस्काउंटिंग रेट जो कि उस समय पे था कमेंसमेंट पे 6% का, पीवी हमारा निकल गया। कॉस्ट ऑफ आरयू एसेट क्या होगी, वही जो इतने लीज लायबिलिटी वाला है, क्योंकि और कोई मुँह दिखाई का कॉस्ट इसमें, या फिर कोई डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर कोई रिस्टोरेशन कॉस्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो लीज लायबिलिटी आरयू की कॉस्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल, ये ओपनिंग फिगर बन जाएगी अमोर्टाइजेशन टेबल की। फिर इंटरेस्ट रेट आप 6% का रखो, और इंस्टॉलमेंट जो आप इंस्टॉलमेंट क्या है, लीज पेमेंट ही तो है, इंस्टॉलमेंट कर रहे हो। 5 साल के लास्ट में आकर के आपकी जो है इतना अमाउंट मतलब आपका बचता है चुकाने का, 421,090, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आकर के क्या होता है, यहाँ पर आकर के 5 साल के लास्ट में आकर के मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो मॉडिफिकेशन में
हमने ये भूल गए थे कि ये बी वाला तो हम भूल गए थे पूरा मॉडिफिकेशन, सिर्फ ए वाला हमें मॉडिफिकेशन याद है। ए वाले में क्या हुआ था कि भैया हमारे जो उप्स नहीं हम ये तो बी वाला है ना, बी वाला भूल जाओ, सी वाला तो याद रखो। लेकिन इस वाले में भी दो चीज़ हो रही है, लीस्ट में डिक्रीज हो रहा है और कंसिडरेशन में इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसमें जो केस बी है, इसमें केस बी कौन सा है, इंक्रीज इन कंसिडरेशन, इसको भूल जाओ। इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो कि लीस्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला पूरा इंक्रीज हटा दो क्योंकि ये केस बी है। इस वाले में से सिर्फ ये हटा दो कि कंसिडरेशन में इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ सी क्या है, जो लीस्ट टर्म कम हो रही है। तो आप इससे अब आगे ट्रीट करो कि लीस्ट टर्म अच्छा कम हो रही है। अच्छा, तो ROU की 5वें साल में बैलेंस आपको इतना WDV पता चलेगा, तो डेप्रिसिएशन सिंपल से निकालोगे तो निकल जाएगा डेप्रिसिएशन। फिर जो केस सी होता है उसमें हम क्या करते हैं, केस सी में तो पहले तो ये देखो, PV of new future outflows, PV of old future outflows, proportional reduction in LL लीज लायबिलिटी, और जो भी अमाउंट आएगा उसको ROU सेट में एडजस्ट कर देंगे। तो PV ऑफ न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज हमें निकालना है एट मॉडिफिकेशन ईयर। तो बचे 3 साल क्योंकि लीस्ट टर्म डिक्रीज हो गया, और हम अभी सिर्फ केस सी को याद करके चल रहे हैं। केस बी जैसा कुछ नहीं हुआ, केस बी में जो भी होता है कुछ नहीं हुआ। तो 6, 7, 8 3 साल के लिए देखो, लीज लायबिलिटी यहाँ पे आपने 1 लाख ही ले लिया, 1.5 लाख नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम कंसिडरेशन में इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा केस बी हो जाएगा। और केस बी हम बिल्कुल पूरी तरीके से बोलना चाहते हैं, जहाँ पे भी जिस भी मॉडिफिकेशन में कुछ ऐसा पार्ट देगा है कि ये केस बी से रिलेट करता है तो वो भूल जाओ। तो हम भूल गए, तो लीज पेमेंट अभी भी हमारी 1 लाख ही है। बस हमारा क्या कम हुआ है, जो लीज टर्म है वो सिर्फ वो कम हुआ है। तो 1 लाख 7% वही, क्योंकि मॉडिफिकेशन समय का डिस्काउंटिंग रेट है। तो PV कर दो, PV आ गया। तो ये आ गया PV ऑफ न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज आ गया। अब PV ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लोज भी हमें पता है, ये न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज है, ये PV ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लोज है। अब क्या करना है हमें PV ऑफ ओल्ड फ्यूचर आउटफ्लोज में से प्रोपोर्शनल रिडक्शन करनी है। अब ये प्रोपोर्शनल रिडक्शन का अमाउंट हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो, प्रोपोर्शनल रिडक्शन का आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो अगर जो है प्रोपोर्शनल रिडक्शन होती है लीज टर्म के केस में, यानी केस सी में अगर लीज लायबिलिटी में अगर लीज टर्म कम होती है तो उसमें प्रोपोर्शनल रिडक्शन का अमाउंट इस तरीके से निकल जाता है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट, यानी जो पुरानी हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है, पुरानी जो हमारी क्लोजिंग PV है, ये वाली PV कहाँ गया, ये कह रहा है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट, ये ओल्ड PV बता रहा है। ये कह रहा है PV ऑफ लीज पेमेंट इन रिमेनिंग पीरियड, यानी जो अब जो रिमेनिंग पीरियड बच रहा है, यानी जो 3 साल बच रहे हैं उसमें हमें दोबारा से PV निकालनी है, लेकिन इस बार हमें PV निकालनी है यूजिंग ओल्ड डिस्काउंट रेट। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर नया PV निकाला रिमेनिंग पीरियड का यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट, अब हमें इसी तरीके से PV निकालना है रिमेनिंग पीरियड के लिए यूजिंग ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट। तो देखो हमने यहाँ पे ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट करके PV निकाला, ये रहा 267,300। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से 421090 जो कि ओल्ड PV था, और ये वाला जो अभी नया ओल्ड डिस्काउंट रिमेनिंग पीरियड का हमने जो ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करके जो PV निकाला, वो इन दोनों को लेस कर दो, जो भी अमाउंट आएगा वो प्रोपोर्शनल रिडक्शन होगा। ये देखो ये अमाउंट कहाँ से आया, ये हमारा वही ओल्ड PV। फिर इसमें से क्या लेस किया हमने, इसका PV लेस कर दिया। तो ये अमाउंट क्या हुआ, ये रिडक्शन अमाउंट है, प्रोपोर्शनल रिडक्शन वाला अमाउंट है। तो यानी हमारा ये प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन लीज लायबिलिटी निकल गया। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, शायद तीनों फिगर तो हमारी निकल गई, तो हमारे ROU असेट का एडजस्टमेंट निकल जाएगा। ये देखो ये रहा
ये फॉर्मूला था। इसकी वैल्यू हमने न्यू फ्यूचर कैश फ्लो, इसकी वैल्यू हमने जो है नया डिस्काउंट रेट यूज़ करके रिमेनिंग पीरियड के लिए निकाल लिया था। ये ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लो है और ये प्रोपोर्शनल रिडक्शन अभी अभी हमने ये निकाला है, ये रहा प्रोपोर्शनल रिडक्शन आ गया 490, यानी ये असेट में एडजस्टमेंट आएगी। ठीक है, एडजस्टमेंट हमने निकाल ली। लेकिन केसी में एक चीज़ और होती है कि गेन या लॉस निकालना होता है। तो अब अगर जो लीस्ट टर्म हमारा कम हुआ है तो हमारा जो ROU एसेट है वो भी हमारा कम हुआ होगा। तो ROU एसेट का बैलेंस 5th ईयर में कितना है? ROU एसेट का जो 5th ईयर में बैलेंस है वो इतना आ रहा है 367,950। लेकिन ये तो कितने ईयर के लिए? ये है हमारे पास 10 ईयर के लिए, 10 ईयर वाला बैलेंस है। मतलब नहीं, अभी जो बैलेंस बचा है ये अगले 5 सालों के लिए बैलेंस बचा है। तो हमें प्रोपोर्शनल रिडक्शन करनी है। तो ये वाला डिक्रीज इन लीज टर्म डिवाइड बाय रिमेनिंग लीज टर्म, प्रोपोर्शनल रिडक्शन ROU एसेट का निकलेगा, उसमें से लेस कर देंगे, ये इसकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आफ्टर रिडक्शन। अब इस ROU एसेट का प्रोपोर्शनल रिडक्शन इतना है 471,180, 147,180 और लीज का प्रोपोर्शनल रिडक्शन 153,790। अब इन दोनों में से जो डिक्रीज हो रही है वो लायबिलिटी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये 153,790 है, वो 14 समथिंग करके था, तो गेन आएगा क्योंकि यहाँ पे लीज लायबिलिटी में ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है और असेट में हमारी कम डिक्रीज हो रही है। तो जो भी आएगा वो पेंडल में चल जाएगा। तो ये केस सी समाप्त हो गया। अब हम करेंगे केस बी। केस बी में क्या है कि जो भी केस बी में हम क्या करते हैं, केस बी में जो भी नया लायबिलिटी है, केस बी में हम ये करते हैं, पीवी ऑफ न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज लेस कर देंगे पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लोज। पीवी ऑफ न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज कितना है? ये देखो, रिमेनिंग पीरियड ले लिया। हाँ, इसमें देखो केस बी करते वक्त केस सी नहीं भूलना है, ये बात ध्यान रखना है। जब हम केस सी करेंगे तब हम केस बी भूल जाएंगे, लेकिन जब हम केस बी करेंगे तब हमें केस सी को भी साथ में लेकर के चलना है। तो रिमेनिंग पीरियड कितना हुआ? हमारा कम हो गया था, तो अब 3 साल का बचा। कंसिडरेशन हमारी बढ़ गई थी, उस समय डिस्काउंटिंग रेट 7% था, तो पीवी हमारा निकल गया। अब इस नए पीवी में से ओल्ड पीवी माइनस करना है। ये नया पीवी आ रहा था 9360, अब पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लो से इसमें से माइनस करना था। लेकिन 260, अब आप कहोगे 260 to 400 बैलेंस कहाँ से आ गया? ये देखो, पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लो आना देता है, 260 to 400 कहाँ से आ गया? मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आ गया। देखो, एडजस्टमेंट हमने यहाँ से निकाली थी कि हमें इतना एडजस्टमेंट करना है ना। तो 267,300 है, 267,300 कहाँ से? आफ्टर रिडक्शन जो लीज लायबिलिटी में से जो हमने प्रोपोर्शनल रिडक्शन अमाउंट जो लेस कर दिया, उसके बाद लीज लायबिलिटी का बैलेंस कितना बचा? 267,300 ही तो बचा था ना। तो 26 तो ओल्ड कैश फ्लोज, पीवी ऑफ ओल्ड कैश फ्लोज कितना हुआ? 267,300 हो गया, है ना। इसी तरीके से आप एसेट का देखोगे तो एसेट का कितना बचा बैलेंस रिडक्शन के बाद? 22,070 एसेट का बचा और लायबिलिटी का 267,300। यही हमारी पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लोज है। तो न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज में से ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लो हमने लेस कर दिया। ये हमारी एडजस्टमेंट आ गई। अब एडजस्टमेंट फिगर को फिर हम इनकी क्लोजिंग लायबिलिटी में एडजस्ट करेंगे। 264 ये लीज लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस था, इसमें से इसको प्लस कर दो तो अब हमारी नई क्लोजिंग बैलेंस लीज लायबिलिटी जाएगी आफ्टर बी मॉडिफिकेशन। और जो ROU एसेट की जो सी मॉडिफिकेशन, सी वाली मॉडिफिकेशन करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आ गई थी उसमें 220,770 में अब ये प्लस कर दो केस बी वाली एडजस्टमेंट। तो ये देखो,
अब आप कहोगे 215870 कहाँ से आ गया? देखो ये एडजस्टमेंट करने के बाद, सॉरी वो गलत निकली थी, 2270 में भी जो केस सी वाले एडजस्टमेंट वो करके ये आंसर आएगा ना 215870। तो उसके बाद इसमें आप ये वाली एडजस्टमेंट कर दो, केस बी वाली एडजस्टमेंट कर दो। तो मतलब आप ये सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन अब आप एक यहाँ पे देखो एक बार कि सबसे तो पहले हमारा ये ओल्ड कैश फ्लोज था। ओल्ड कैश फ्लोज का जो पीवी था ये, इसमें से सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनल डिडक्शन अमाउंट किया, उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब इस क्लोजिंग बैलेंस में से सबसे हमने क्या किया, जो केस सी कर रहे थे हम, केस सी का हमने प्रोपोर्शनल डिडक्शन किया तो 262,400 आएगा। फिर इसके बाद हमने केस बी का प्रोपोर्शनल डिडक्शन कर दिया, केस सी का जो सॉरी एडजस्टमेंट किया तो ये आ गया 393,600। ये तो लीज लायबिलिटी का था। लीज लायबिलिटी में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने केस सी का एडजस्टमेंट किया, उसके बाद केस बी का एडजस्टमेंट किया। फिर अब आप ये देखो ROU एसेट का बैलेंस प्रोपोर्शनल डिडक्शन करने के बाद इतना बचा, प्रोपोर्शनल डिडक्शन का करने का जो बैलेंस बचा उसमें हमने केस सी की एडजस्टमेंट कर दी। देखो इस बैलेंस में हमने क्या किया, ये देखो इस बैलेंस में केस सी का एडजस्टमेंट कर दिया। फिर ये बैलेंस आया 215,870। फिर इसमें हमने केस सी का एडजस्टमेंट करने के बाद इसमें हमने फिर केस बी का एडजस्टमेंट कर दिया, तो दोनों की क्लोजिंग बैलेंस आ गई। ये है